Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Once again, I am Najaram Najar, lecturer Political Science, BHS Madanpura, with today's topic for class 11th, and our today's topic is which are the following are involved in the amendment of the Indian Constitution. In what way are they involved? A part, voters. B, President of India. C, state legislatures. D, Parliament. E, governors. F, judiciary. बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से वो हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन को तरमीम की जाती है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा इन्वॉल्व होता है उस तरमीम में और कैसे होता है इन्वॉल्व इसमें। सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है वो है वोटर्स। वोटर्स जैसे हम जानते हैं कि हर एक शहरी जिसकी उम्र 18 साल होती है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हिम द राइट, दैट इज राइट टू वोट, और वी कैन से ही प्रोवाइड्स हिम एडल्ट फ्रेंचाइज। एक बंदा जब 18 साल का होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आइन हिंदुस्तान का है वो इसे एक हक देता है, वोट डालने का हक जो देता है। हमें बताना है वोटर जो है क्या ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। सबसे पहले वोटर का लफ्ज़ जो है, वोटर को एक मामूली हक दिया गया है जिससे ये अपने नेता चुन सकता है। लेकिन जब यहाँ पे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो उसमें वोटर्स का कोई हक नहीं होता है, वहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है। तो in this way we are of the opinion that voters are not involved in the amendment of the constitution. सबसे पहला पॉइंट जो आपको क्लियर हो गया वो ये हो गया कि वोटर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करने में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट जो होता है ये हमेशा से इन्वॉल्व होता है जब यहाँ पे अमेंडमेंट की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें प्रेसिडेंट जो होता है ये उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जब हमें पता है कि यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बिल जो करारदाद पास की जाती हैं, जब ये पास होती है पार्लियामेंट के ज़रिए से, और पार्लियामेंट में अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया आपको कि वहाँ पे लोकसभा होती है, वहाँ पे राज्यसभा होती है। जब एक बिल को वहाँ पे एक्ट बनाना होता है तो आपको पहले मैंने बता दिया, पहले चैप्टर में बता दिया आपको कि वहाँ पे सबसे पहले बिल जो होती है इसके लिए इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। यानी अलग अलग हाउसेस में जब हम लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे भी सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बिल का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, या हम कहेंगे कि वहाँ पे बिल पेश करना होता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसी पहली सुनवाई की जाती है। पहली सुनवाई पर सिर्फ बिल जो होती है मेंबर जिसने वो वहाँ पे पेश किया है सिर्फ उसका अनुमान पड़ता है, तो पहली सुनवाई में बिल पर कोई बहस नहीं होती। उसके बाद दूसरी सुनवाई होती है, ऐवान के सदर से मुकर्रर तारीख को बिल की दूसरी सुनवाई होती है। इस सुनवाई में बिल पर आम बहस होती है। तो इसमें तीन तरह में से एक का फैसला लिया जाता है। सबसे पहले ये कि बिल पर फ़ौरन गौर किया जाए, दूसरा बिल पर राय आमा जानी जाए, तीसरा जो है बिल को किसी झैली कमेटी के पास भेज दिया जाता है। इस मरहले में अक्सर बिल को किसी झैली कमेटी के पास भेजने की करारदाद पास होती है। इसके बाद वहाँ पे एक कमेटी जो मैंने अभी बताई है कि वहाँ पे कमेटी को ये बिल सौंपी जाती है। इस मरहले पर बिल की एक दफ़ा पर गौर किया जाता है। कमेटी पूरी तफ्तीश के बाद बिल में तरमीम करने की करारदाद पेश करती है। उसके बाद एक रिपोर्ट वहाँ से आता है, यानी जो वहाँ पे एक कमेटी होती है तो वहाँ से एक रिपोर्ट ये तैयार करते हैं। तो उसके आ जाने पर जो ऐवान है उस पर आगे गौर करता है। तो उसके बाद
इसकी तीसरी सुनवाई होती है, मुकर्रर तारीख को तीसरी सुनवाई होती है। इस पे बिल पर बहस मुबाहिसे के बाद पूरे बिल पर राय ली जाती है। अगर बिल अक्सरियत के साथ पास हो जाए तो उसे दूसरे ऐवान में भेज दिया जाता है। तो उसके बाद बिल्कुल इसी तरह जिससे मैंने पहले कहा कि ये पहले ऐवान की सुनवाई उसमें थी कि वहाँ पे 3 सुनवाई की जाती हैं, उसके बाद दूसरे ऐवान में भी बिल्कुल इन्हीं मराहल से इसे बिल को गुजरना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो एनवायरनमेंट कैसे होते हैं जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अमेंडमेंट होती है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होती है ये पास होती है पार्लियामेंट में से, जैसे मैंने अभी कहा है लोकसभा में इन मराहल से गुजर कर, तो इसके बाद ये राज्यसभा में उन्हीं मराहल से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ये पास की जाती है। ये बिल जो होती है इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के पास फिर प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद भेजी जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो होती है ये सिर्फ एक एक्ट उसी वक्त बनता है जब उस पर साइन करता है प्रेसिडेंट। तो इसके माने ये हैं, इट मीन्स दैट प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जब हम सी की बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, क्या स्टेट लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होते हैं बिल को अमेंडमेंट करने में या नहीं होती है। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कभी तरमीम की जाती है तो उसमें जो लेजिस्लेचर होता है वो इन्वॉल्व उसमें होता है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट बिल जब होती है, अगर ये कंसर्न होती है आर्टिकल के साथ कंसर्न होती है जिसमें सब्जेक्ट दिया गया है आर्टिकल 368 में, अगर उसके तहत ये बिल आता तो उस वक़्त इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी जो 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होती हैं उनसे ये पास करवाना पड़ता है। इसका मतलब ये होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो भी इन्वॉल्व होता है एक बिल को अमेंडमेंट करने में। तो उसके बाद जब डी पार्ट की बारी आती है यहाँ पे, तो वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट अगर आपको याद होगा इसे हम कंट्री लेजिस्लेचर कहते हैं। यही वो बॉडी होती है जो पूरे मुल्क के लिए कवानीन बनाती है। यही वो है जो तरमीम करने के लिए उसी में ये लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, और वहाँ पे कार्रवाई करने के बाद एक बिल को वहाँ पे अमेंडमेंट किया जाता है। तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्लियामेंट नो अमेंडमेंट इज़ पॉसिबल। कोई भी अमेंडमेंट उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक न इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्लियामेंट इसमें हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तब तक कोई तब्दीली नहीं आती जब तक नहीं पार्लियामेंट इसमें शामिल हो। देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। कुछ यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे चेंज किए जाते हैं या ये अमेंड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सिंपल मेजॉरिटी से ऑफ द पार्लियामेंट। वहाँ पे देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स विच कैन बी अमेंड बाय 2/3 मेजॉरिटी, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो 2/3 की मेजॉरिटी से वहाँ पे उसमें तरमीम की जाती हैं। और वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स होते हैं उनका प्रेजेंट वहाँ पे होना और उनकी वोटिंग होना वहाँ पे लाजमी होती है। तो उसके बाद वहाँ पे अमेंडमेंट की जाती है। इसके बाद गवर्नर, अगर आपको याद हो, गवर्नर जो होता है वो डायरेक्ट चुना हुआ होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इसका मतलब ये है कि गवर्नर जो होता है ये एक ब्रिज होता है बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट। इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने सारे यहाँ पे गवर्नर्स हैं ये उसी का आदमी होता है। अगर ये यहाँ पे एक नॉमिनल हेड होता है लेकिन उसी के नाम पे जब यहाँ पे कोई राज नहीं होती, जब यहाँ पे गवर्नर राज होता है तो जितने सारे फंड्स आते हैं सेंटर से आते हैं ये इसी गवर्नर के नाम पे आते हैं। तो गवर्नर जो होता है नो रोल टू प्ले इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असल में ये बात है कि गवर्नर जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने में कोई उसका रोल नहीं होता। सिर्फ एक्सेप्ट दोज अमेंडमेंट बिल्स विच आर टू बी अप्रूव्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन उनमें उसका वास्तव जो स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं जो वो करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जब यहाँ पे अमेंडमेंट होती है बिल्स पे होती है स्टेट लेजिस्लेचर जब इसमें अप्रूव करता है तो अप्रूव करने के बाद ये अमेंडमेंट बिल जो होती है या अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके बाद ज़रूर ये होता है कि गवर्नर साहब जो होते हैं उस पर दस्तखत करना पड़ता है उसका। तो इस तरह से इसकी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हो जाती है। दोज अमेंडमेंट बिल्स आर आल्सो साइंड बाय गवर्नर
इट मीन्स व्हेन एन अमेंडमेंट इज नीड, जब यहाँ पे ज़रूरत होती है एक अमेंडमेंट की, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें होती है, यहाँ पे नेसेसरी जब होती है, तो ये अप्रूव्ड स्टेट लेजिस्लेचर से होती है उसी वक्त जब उस पर साइन किया जाता है गवर्नर साहब के। तो इस तरह हम कहेंगे कि जब स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे तरामीम करते कवानीन में या एक्ट्स में तरामीम करना चाहता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक्ट्स में तरामीम करना चाहता है, कि जब स्टेट लेजिस्लेचर इसके अप्रूवल दे तो उसके बाद गवर्नर जो होते हैं वो उसका साइन फिर करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी भी होती है। असल में यह है कि जो गवर्नर होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट का, जैसे मैंने अभी कहा कि ये नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। जो जितने सारे काम आते हैं वो वहाँ पे गवर्नर के नाम पे आते हैं, और यही वो हस्ती है जो एक ब्रिज का, जो एक पुल की हैसियत रखता है स्टेट और सेंटर्स के दरमियान। तो उसके बाद जुडिशरी की बात आती है। जुडिशरी जिसे हम अदालत आलिया कहते हैं, और हमारी यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हम अगर ज़िला से लेके तो ज़िली अदालतें होती हैं, उसके बाद सिटी लेवल पे यहाँ पे हाई कोर्ट होता है, और कंट्री लेवल पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है। तो यहाँ पे जुडिशरी जो होती है, जुडिशरी द एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ऑफ लॉज, कानून की, यानी ये जुडिशरी जो होते हैं ये एग्जीक्यूट करवाती है जितने सारे यहाँ पे कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर से, चाहे वो मुल्की लेवल पे पार्लियामेंट बनाता है या सिटी लेवल पे बनाता है लेजिस्लेचर जो बनाते हैं। तो यहाँ पे बाइकॉन लेजिस्लेचर से जितने सारे बनाए जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये स्पेसिफाई करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है यही असल जुडिशरी, यानी यही सेफ गार्ड होता है। जुडिशरी जो होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, ये यहाँ पे स्पेसिफाई करता है बेसिक स्ट्रक्चर। इफ़ एनी अमेंडमेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर ये डायरेक्टली से इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है इसकी, लेकिन अगर कहीं पे कोई अमेंडमेंट ऐसी हुई तो उसके बाद लोगों में वायलेशन पैदा हुई या गवर्नमेंट में वायलेशन पैदा हो गई, तो यहाँ पे लोग जो हैं वायलेट हो जाते हैं, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार बन जाता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द अमेंडमेंट बिल जो होते हैं यहाँ पे, उससे वो ऐलान करके नल और वैध करार दे सकता है। ये उसका सबसे बड़ा ताकत है। जब उसे लगे कि यहाँ पे कोई अमेंडमेंट हुई है, जुडिशरी का यही काम होता है कि जब यहाँ पे कोई अमेंडमेंट हो जाते हैं, लोग अगर वायलेशन पे आ जाए या स्टेट या गवर्नमेंट जो होती है कहीं पे इसकी वायलेशन हो जाए, तो उस वक्त वो देखता है कि सूरत हाल जो मुल्क में है या स्टेट में है, तो जो कवानीन वहाँ पे बनाए जाते हैं उनको नल एंड वॉइड करार दिया जाता है, और ये नल एंड वॉइड का करार देना ये काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये रिमेन्स सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब यहाँ पे अमेंडमेंट होती है एक्ट की, या इन केस ऑफ वायलेशन इट डूज द रोल ऑफ सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जुडिशरी जो होती है ये मुल्क का सब कवानीन जो होते हैं यही यहाँ पे अमेंडमेंट करवाती है, यही चलाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। डियर स्टूडेंट्स, as I have already told you that the tourist segment is about, we have to say which are the following are involved in the amendment of the Indian Constitution. The firstly, we have told about the voters, as voters are not involved in the amendment of the Constitution. The second part is that the President of the India is involved in the amendment of the Constitution, Indian Constitution, when the constitutional amendment is passed by the Parliament. That is Lok Sabha after a special procedure and passed by 2/3 majority by and Rajya Sabha plus Rajya Sabha with special procedure. It is sent to the President. The constitutional amendment bill become an act only when it is signed by the President. That means the involvement of the President is in the amendment of the Constitution. Now, the third part is state legislatures. State legislature are involved in the amendment of the Constitution if an amendment bill is concerned with the article and the subject is given in the article 386. It must be approved by 50% of the state legislatures.
D part is Parliament. Without the involvement of the Parliament, no amendment is possible in the Indian Constitution. There are certain articles of the Constitution which can be amended by the simple majority of the Parliament. There are certain articles which can be amended by two-thirds majority of the members present and voting. E part is that the governor has no role to play in the amendment of the Constitution except those amendment bills which ought to be approved by state legislature. Those amendment bills are also signed by the governor. It means when an amendment is in need and the involvement of the state legislature is necessary, approved by the city legislature only, then it is signed by the governor as a representative of the president and the nominal head of the state and as being the bridge between the central and cities. And last point here is judiciary. Judiciary, the executing body of the laws made by bicameral legislature, Supreme Court. Supreme Court specifies the basic structure. If any amendment violates the basic structure of the Constitution, the Supreme Court can declare the amendment bill null and void. The Supreme Court remains the safeguard of the Constitution while amending an article, or in case of violating by amending an article, it is the safeguard of the Constitution. तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था. थैंक यू लॉट फॉर योर पॉजिटिव कोऑपरेशन. होप दैट आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ इंशाल्लाह tomorrow with another important lesson for you. Have a good day. Thank you a lot for your positive cooperation.